गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बतलाना चाहती हूँ, कुछ जानकारी दे देना चाहती हूँ कि आप जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बतलाया था कि भाषा हमारी सामाजिक सांस्कृतिक पहचान भी होती है और भाषा हमारे विचारों के आदान प्रदान करने का साधन भी है। तो भाषा वर्णों के, शब्दों के और वाक्यों के, इन तीन चीजों के योग से बना हुआ होता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। इसे ध्वनि भी कहा जाता है। जब हम उस वर्ण को बोलते हैं मौखिक रूप से तो वह ध्वनि होती है, ध्वनि कहलाती है। लेकिन उसी को जब हम लिखते हैं तो वह क्या हो जाता है? वर्ण। तो भाषा के तीन अंग हो जाते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। इन्हीं तीनों को व्याकरण में कुछ नियमों के अनुसार हम प्रयोग करते हैं और उसका सही सही उच्चारण और लिखने के रूप को जानते हैं। तो उन्हीं नियमों के पालन करने के लिए जब हम व्याकरण का प्रयोग करते हैं, व्याकरण को सीखते हैं, तो हमें क्रमिक रूप से सीखना चाहिए, एक क्रम में सीखना चाहिए। बीच बीच से सीखने से या बीच बीच से आप अगर समझना चाहोगे तो आपको समझ बिल्कुल नहीं आएगा। हिंदी एक ऐसा विषय है जिसको अगर आप शुरुआत से सीखोगे तभी आपको समझ में आएगा, खास करके हिंदी व्याकरण। तो जैसा कि मैं आपको समझा रही हूँ, लिख के देखो यहाँ। जैसे व्याकरण के तीन अंग होते हैं, वर्ण या जिसे हम ध्वनि भी कहते हैं, दूसरा शब्द या पद, और तीसरा है वाक्य, जो कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई कहलाती है। सबसे छोटी इकाई वर्ण और सबसे बड़ी इकाई वाक्य कहलाती है भाषा की। तो इन्हीं तीनों का व्याकरण में हम सही तरीके से नियमों के अनुसार प्रयोग करना सीखते हैं। जब हम बोलते हैं, मौखिक रूप से बोलते हैं, तो वह ध्वनि होती है, और जब उसी को हम लिखकर प्रयोग करते हैं तो वह वर्ण कहलाता है। ये सब बातें मैं आपको इसलिए बतला रही हूँ कि जो आज का हमारा टॉपिक है, जब शुरू करूंगी तो आप कहोगे ये कहाँ से आया। तो इसलिए मैं थोड़ी सी जानकारी आपको पहले दे रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। दूसरा है शब्द। अब शब्द कुछ भी हो सकता है, लड़का, माता, पिता, कुछ भी हो सकता है। तो यह जब हम इस तरीके से बोलते हैं या लिखते हैं, जैसे मान लो हम बोलते हैं लड़का या गीता, तो यह स्वतंत्र शब्द है, इसका कोई स्थान नहीं है, कोई पद नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। लेकिन जब इसी को हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, जैसे लड़का बाजार जाता है, तो अब ये वाक्य में जब प्रयोग करेंगे तो अब ये लड़का क्या बन गया? पद। क्या बन गया बच्चों? पद बन गया। तो वाक्य में जब हम प्रयोग करेंगे तो शब्द क्या बन जाता है? पद, क्योंकि इसका एक स्थान हो जाता है, क्रिया से संबंधित हो जाते हैं, तो ये क्या बन जाता है? पद। और भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है वाक्य, जो कि आपने अभी देखा। तो अब इसी शब्द के या पद के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द वो होता है जो लिंग और वचन के अनुसार जिसमें परिवर्तन आ जाता है, लेकिन अविकारी शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो विकारी शब्द में जैसे मान लो अगर हम कहते हैं लड़का, तो अगर हम इसका वचन बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? लड़के। तो इसके रूप में परिवर्तन हो गया।
अगर हम इसका लिंग बदलेंगे तो लड़का का क्या हो जाएगा, लड़की। तो इस तरीके से आप देखते हो कि इसका क्या होता है, वचन और लिंग के अनुसार ये क्या होता है, बदल जाता है, इसके रूप में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए ये क्या कहलाता है, विकारी शब्द। लेकिन अगर मैं कहती हूं इधर, यह भी एक शब्द है, लेकिन इसके रूप में कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। तो जिसके रूप में, जिस शब्द के रूप में परिवर्तन नहीं होता प्रयोग के आधार पर, तो उसको हम क्या कहेंगे, अविकारी शब्द। लेकिन जिस शब्द का प्रयोग के आधार पर परिवर्तन हो जाता है उसको हम कहते हैं विकारी शब्द। अब विकारी शब्द के 4 भेद हैं। पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया। ठीक है। ठीक उसी तरह से अविकारी शब्द के भी 4 भेद हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा समुच्चय बोधक, तीसरा संबंध बोधक, और चौथा विस्मयादि बोधक। ठीक है बच्चों, आपने देखा कि शब्द के 2 भेद हुए, विकारी और अविकारी। विकारी जिसमें प्रयोग के अनुसार परिवर्तन होता है, लेकिन अविकारी शब्द में प्रयोग के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है। तो इसके जो भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक यही है, संज्ञा। आज हम संज्ञा के बारे में जानेंगे। मैंने आपको पहले थोड़ा सा इसीलिए बताया क्योंकि आपको लगेगा कि ये संज्ञा आया कहाँ से, तो आपको ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। ये आपको बाद में भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में भी बहुत सहायक होंगे। आज का हमारा टॉपिक हो गया संज्ञा। अब संज्ञा क्या है बच्चों? संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को कहते हैं। आप लोग कक्षा पहले से ही पढ़ते आ रहे हो इस चीज को। तो ये जो संज्ञा शब्द है, आपको भी पता है कि हमारे संसार में बहुत सारी प्राकृतिक, अप्राकृतिक वस्तुएं हैं, लोग हैं, मनुष्य हैं, प्राणी हैं। तो इन सब का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। ये नाम इसलिए होता है क्योंकि हमें सुविधा हो एक दूसरे के बारे में जानने के लिए, समझने के लिए। तो इस तरह से संज्ञा शब्द की सबसे पहले परिभाषा हम लिखते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। ये थी संज्ञा की परिभाषा। अब संज्ञा के भेद। संज्ञा होती कितने तरह की है?
तो बच्चों संज्ञा 3 तरह की होती है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब संज्ञा के भेद होते हैं 3, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। इन तीनों को हम एक एक कर विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है जो किसी एक खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बतलाती है, जिससे हम जान पाते हैं कि किसी एक व्यक्ति के बारे में ही बात हो रही है। जैसे अगर हम सपोज करो लड़का बोलते हैं तो वो दुनिया में जितने भी लड़के हैं उनके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम उस लड़के, किसी एक लड़के का नाम लेकर बुलाते हैं, नाम तो हर बच्चे का होता है, हर किसी का होता है। अगर मान लो मोहन, सोहन, गीता, कोई भी नाम लेके बुलाते हैं तो उससे ये पता चलता है कि हम उसी एक व्यक्ति को बुलाते हैं। तो व्यक्तिवाचक किसी एक को, खास व्यक्ति को, खास स्थान को या वस्तु को बतलाता है। जैसे अगर हम शहर की बात करें तो काफी शहर हैं, नगर की बात करें तो काफी नगर हैं। लेकिन अगर हम कहें मुंबई की बात करें तो पता चलता है कि हाँ मुंबई यहाँ है और मुंबई में क्या क्या प्लेसेस हैं, कौन कौन सा स्थान देखने योग्य नहीं है, सब कुछ उसका खाका हमारे दिमाग में आ जाता है। तो किसी एक के बारे में हम बात कर रहे होते, तो किसी खास के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं तो वो क्या होता है, व्यक्तिवाचक। तो इसमें किस किस के नाम आ सकते हैं, जैसे दिनों के नाम हो गए, इसमें मान लो जैसे दिनों के नाम हो गए। अब दिनों के नाम में क्या क्या आ जाएंगे, सोमवार, हफ्ते के दिनों के नाम आ जाएंगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इस तरह 7 दिनों के नाम जो है वह इसमें आ जाएंगे। इससे पता चलेगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सोमवार के बारे में या मंगलवार के बारे में। ये हमारे दिनों के नाम किस में आ जाएंगे, व्यक्तिवाचक में। फिर जैसे है महीनों के नाम, महीनों के नाम जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। तो ये सब जो है वो किस में आ जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। फिर उसी तरह से मान लो पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम हो गए। अगर हम सिर्फ पर्वत कहते हैं तो ये दुनिया में जितने भी पर्वत हैं, पर्वत श्रृंखला है, उन सब के बारे में बात कर रहे होते हैं। लेकिन जब अगर हम हिमालय पर्वत की बात करते हैं तो वो ये बतलाता है कि कोई एक पर्वत है, क्योंकि हिमालय कोई दूसरा पर्वत नहीं होगा। हिमालय है, विंध्याचल है, ये सब कुछ क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। हिमालय, अरावली की पहाड़ियां, ये सब कुछ क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मनुष्य के नाम हो गए, जैसे मोहन, सोहन, गीता, है ना बच्चों। इसी तरह से मान लो दिशाओं के नाम, दिशाओं के नाम हो गए पूरब, पश्चिम, इस तरह से, ठीक है। नदियों के नाम हो गए, गंगा, कावेरी, ठीक है ना। जैसे अगर हम नदी कहेंगे तो सिर्फ दुनिया के सारे नदियों के बारे में बात कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही हमने गंगा कहा वैसे ही हमें ये पता चला कि गंगा एक नदी का नाम है और वो गंगा नदी कोई दूसरी नहीं हो सकती, गंगा नदी ही रहेगी, ठीक है। तो वो व्यक्ति विशेष
एक विशेष नदी, विशेष दिशा, विशेष मनुष्य, इस सब के नाम को जो बतलाता है, स्थान, व्यक्ति, प्राणी, इसके नाम को जो बतलाता है उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो अब हम चलते हैं जातिवाचक संज्ञा। अब आते हैं जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा वो होती है बच्चों जिससे एक ही तरह की पूरी जाति का बोध होता है। जैसे फल, अगर हम कहते हैं फल, तो उससे हर तरह के फल का बोध होता है। जैसे आम, अनार, सेब, केला, जितने भी फल हैं उन सब के बारे में पता चलता है। तो जातिवाचक संज्ञा के भी कुछ उपभेद भी हैं। इसके 2 उपभेद हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी आपको। ऐसे आपको व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा 3 काफी है, क्योंकि ये उपभेद हैं इसके, लेकिन उसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। जातिवाचक के 2 उपभेद हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ये इसलिए है क्योंकि जो समूहवाचक है, जैसे मान लो समूहवाचक है संज्ञा, परिवार को ले लेते हैं, परिवार समूहवाचक संज्ञा है क्योंकि ये ग्रुप को शो करता है, ग्रुप के बारे में बताता है। लेकिन जब उसी परिवार को हम ये कहते हैं कि सरकार ने बिहार के सभी परिवारों को राशन उपलब्ध करवाया, तो वहां पे वो परिवार क्या हो जाता है, एक जाति बन जाती है। तो इसीलिए कुछ विद्वानों ने इस द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ये दोनों संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में मिला दिया, और ये हमारे पास सिर्फ ये 3 संज्ञा रह गए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब द्रव्यवाचक संज्ञा, इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि जैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड जिसको कि हम ठोस कहते हैं, और लिक्विड जिसको कि हम तरल कहते हैं, और गैस। तो इनको आप इस तरह से याद रख सकते हो कि ये द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे कोयला, चांदी, सोना, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है, क्योंकि इसको हम गिन नहीं सकते, इसकी एक जाति है। तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंदर रखा गया है। और समूहवाचक, तो ये दोनों क्या है, जातिवाचक संज्ञा के उपभेद हैं। अब जातिवाचक संज्ञा में आपने देखा कि एक ही तरह के जाति को जो शो करता है उसको हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। अब जैसे इसमें क्या हो जाएंगे, फलों के नाम आ जाएंगे। जैसे आम, अनार, केला, ये सभी कुछ क्या किस में आ जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा में। क्योंकि जब हम फल की बात करते हैं तो ये सब कुछ शो करता है, लेकिन जब हम अब कहोगे कि आप आम अगर आप बात करते हो तो आम तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, नहीं, क्योंकि आम की भी कई प्रजातियां होती हैं। तो जो दशहरी आम इस तरह से हो जाएगा, क्या कहते हैं, लंगड़ा आम, ये सब होता है ना बच्चों, तो ये सब प्रजातियां हो जाती हैं, तो वहां ये जाति को शो करना शुरू कर देता है, तो ये जातिवाचक संज्ञा में ही आएगा। उसी तरीके से जैसे कोई व्यवसाय का नाम है, व्यवसाय का नाम है जैसे डॉक्टर, नर्स, अध्यापक, तो ये सब किसको शो कर रहा है, जाति को शो कर रहा है। तो ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। अब आपने ठीक तरीके से देख लिया कि जातिवाचक संज्ञा हम किसे कह सकते हैं, जो पूरी जाति को शो करता है उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो किसी एक विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के बारे में बतलाता है वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। अब आते हैं भाववाचक संज्ञा पे।
जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं, गुण, स्थिति, जो भी होती है अवस्था, उसके अनुसार उसका जो बोध कराता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुंदरता, शीतलता, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है बच्चों, जैसे लंबाई होगी, सुंदरता होगी, मोटापा हो गया, इस सब को सिर्फ आप महसूस कर सकते हो और ये सब किसमें आ जाता है? भाववाचक संज्ञा में। तो ये आज आपने पढ़ा कि किस तरीके से संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं, कितने जातिवाचक संज्ञा के कितने उपभेद हैं, इन सब की थोड़ी थोड़ी सी जानकारी मैंने इसलिए आपको दी कि आपको समझने में परेशानी नहीं हो। हमारे वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि हम साधारण तरीके से आपको व्याकरण की छोटी छोटी बारीकियों को समझाएं और ताकि आपकी वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। थैंक यू।